नमस्ते दोस्तों। हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के एनसीईआरटी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 कक्षा 6 का इतिहास की एनसीईआरटी का। अध्याय 7 का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हम आपको बता दें, हम आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही अगर उसके बाद भी आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको हम बता दें, हम बात करें इतिहास की तो इतिहास हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है। उसके बाद आता है आद ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लेखन कला का प्रचलन तो था, लेकिन उपलब्ध लेख आज तक पढ़े नहीं जा सके। उस आदि ऐतिहासिक काल में शामिल है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को जो भी हमने जाना है वो उसकी भावचित्रात्मक लिपि से जाना है, उसके लेख अभी तक भी नहीं पढ़े गए हैं। बात करें उससे आगे तो उससे आगे मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, और वो विवरण हमें मिलता है वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता भी दो भागों में विभाजित है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। बात करें उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल लोगों ने एक रहना स्टार्ट कर दिया था और लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन और कृषि था। और इसी दौरान 600 BC के आसपास उदय हुआ 16 महाजनपदों का उदय। इसकी जानकारी भी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है कि छठी शताब्दी के आसपास 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, और उन्हीं महाजनपदों में से एक जनपद था अवध, जो कि राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ। और इसी दौरान हुए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय इसी दौरान हुआ था। बात करें उस मगध राज्य की, जो कि मगध महाजनपद की, जो कि एक राज्य के रूप में उत्कर्ष हुआ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था, और उसके बाद उस पे मगध पे एक अगला वंश हुआ, उसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और बिंबिसार के बाद बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु मगध के शासक बने। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। उसके बाद उनकी भी हत्या उनके पुत्र उदयन ने कर दी, और उदयन गद्दी पर बैठे, और उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। जो उदयन थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। यानी अब हर्यक वंश के बाद वहां स्थापना हुई शिशुनाग वंश की, और शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की, और शिशुनाग का उत्तराधिकारी बना काला शोक, और पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन के बाद वहां स्थापना हुई नंद वंश की, और जिसकी स्थापना की थी महापद्नंद ने, और उसी का अंतिम शासक था धनानंद। और धनानंद जो कि सिकंदर का समकालीन था। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का समकालीन कौन सा वंश था, नंद वंश, और नंद वंश का शासक धनानंद। और उसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, और मगध पे एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश। और वो मौर्य वंश की स्थापना होने के बाद कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि दादा थे अशोक के, और आज उसी मौर्य वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के बाद अशोक, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के अध्याय 7 में। हम आपको बता दें, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पर पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा, हमने बताया था ना कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, उनके दादा
चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, यानी कि आज से 2300 साल पहले वो 325 बीसी से 185 बीसी तक मौर्य वंश का शासक रहा था। जो शासन था मौर्य वंश का, जो डायनेस्टी थी वो थी 325 से 185 तक। और जो 325 में जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि अशोक के दादा थे। और ये सब जानकारी हमें मिलती है चाणक्य की अर्थशास्त्र बुक से और मेगास्थनीज के इंडिका बुक से। चाणक्य वो व्यक्ति था जिसने चतुराई से नंदवंश को हराया मौर्य से, और मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त को ज्ञान भी दिया और इसकी मदद भी की। और मेगास्थनीज की बुक इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और जिसने बुक लिखी थी इंडिका, जिससे हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है मौर्य साम्राज्य के बारे में। आगे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य भी कहा जाता था इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था, नाम से एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, यानी चाणक्य भी कहा जाता है और उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, और उन्होंने लिखी थी बुक अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, आपका आंसर होगा चाणक्य ने। बात करें अशोक के वंश की, जैसा कि हमने आपको बताया कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई, तो इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद इनके बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की, आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है अशोक के पिता कौन थे, आपका आंसर होगा बिंदुसार। और इस मौर्य वंश की जो स्थापना करने में जिसने मदद की थी उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था चाणक्य या कौटिल्य, यानी चाणक्य भी कहते थे उसको, कौटिल्य भी एक ही व्यक्ति था, और जिसके विचार हमें मिलते हैं अर्थशास्त्र नाम के बुक से। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर बसे थे। हमें अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका से भी पता चलता है कि जो डायरेक्ट जो रूल था राजा का वो था पाटलिपुत्र में। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते को जोड़ता था, यानी जो उज्जैन है वो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को जोड़ता था, और जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से आने वाले मार्ग पर था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग भिन्न भिन्न, आप देख सकते हो तक्षशिला कहाँ है, हम आपको दिखाते हैं तक्षशिला कहाँ है। यह है तक्षशिला और उज्जैन ही है। उज्जैन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कनेक्ट करता था, यहीं ये, और तक्षशिला ही था जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा ग्रहण की। आगे हमने आपको बताया था कि साम्राज्य के लोग अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। हम आपको बताते हैं, अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन जो था, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसे चलता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी जो पाटलिपुत्र था उसके आसपास पे डायरेक्ट रूल करता था कौन, जो राजा था वो, जो शासक था वो, जो सम्राट था वो। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर यानी टैक्स इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। कोई भी राजा, कोई भी साम्राज्य है, उसको चलाने के लिए
पैसे की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उस समय में भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और जो टैक्स जो कलेक्ट करते थे वो राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी नियुक्त करते थे, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो टैक्स राजा कहता था कि इनसे टैक्स लिया जाए, और जो उनका टैक्स नहीं अदा करते थे राजा को, तो अधिकारियों उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उनको वेतन भी दिया जाता था। ऐसा भी हमें जानकारी मिली है मौर्य साम्राज्य के बारे में। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उस वक्त फोन तो थे नहीं, इसलिए जो संदेश वाहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। यानी वो नजर रखते थे, जो राजा के जासूस थे ना, वो जो भी अधिकारी जो कार्यकलाप करता था उस पर नजर रखते थे। यानी कि आज की आईबी की तरह थे वो। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। लेकिन सर्वे था सम्राट यानी राजा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यानी छोटे छोटे जो क्षेत्र प्रांत थे उन पर जो शासन किया जाता था, उनका मेन शासन तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों का नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी राजा जो बैठता था वो तो पाटलिपुत्र में बैठता था। उसके बाद जो इसके मेन जो थे तक्षशिला और उज्जैन, वहाँ अक्सर राजकुमारों को वहाँ गवर्नर यानी राज्यपाल बना के भेजा जाता था और वहाँ वो जाते थे और वो वहाँ के को देखते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, जैसे कि आजकल होता है। पारदेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी जिसे कौटिल्य भी कहते हैं उनके द्वारा लिखी गई है। उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम वो कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में भी संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। हम आपको बता दें, बात करें राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। हम आपको बता दें, मेगास्थनीज वही व्यक्ति है जिसने बुक लिखी इंडिका। एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। आपका आंसर होगा मेगास्थनीज ने। दूसरा क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके सम्राट के राज्य में एज ए राजदूत काम करता था, तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और वो किसका राजदूत था, वो था यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर। हम आपको बता दें, सिकंदर का नाम तो आपने सभी सुना होगा, लेकिन सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला था उससे पहले उसकी सेना ने मना कर दिया और वो झेलम नदी के पार से वापस चला गया। तो उसने यहाँ एक राजदूत नियुक्त किया था सेल्यूकस निकेटर, जो कि बाद में यहाँ का उस साइड का राजा बन गया। और उसी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में वहाँ उसके राज उसमें एक व्यक्ति भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो उसका गवर्नर था और जिसने बुक लिखी इंडिका, जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मेगास्थनीज के कुछ अंश बता रहे हैं हम आपको। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर, यह मेगास्थनीज की बुक है जिसके अंश बताया जा रहा है कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता था। मेगास्थनीज जो है उसने बुक में लिखा है कि जब राजा आता था तो उसे सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते थे, जो आज की एसपीजी है उसकी तरह उसके अंगरक्षक थे। और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। उन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिर रहते थे। यानी राजा के जो अंगरक्षक थे वो महिलाएं थी, ऐसा मेगास्थनीज बताता है, और वो भी हथियारबंद महिलाएं थी।
वे हमेशा इस बात से डरे डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सो पाते थे। ऐसा मेगास्थनीज ने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के शासक थे, जो उनकी सुरक्षा में थे, वो हथियारबंद महिलाएं थी। इसके अलावा जो भी राजा जो खाना खाता था, उससे पहले उसका खाना को चेक किया जाता था कि उसमें कहीं जहर तो नहीं है। और राजा जो है वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोता था, उसके पास बहुत ज़्यादा कमरे थे। इसके अलावा और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जो लिखता है, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। जो पाटलिपुत्र है वो आज का पटना है, उसके बारे में मेगास्थनीज लिखता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी। वो लिखता है पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। ये बता रहा है कि जो राजा का जो महल है ना, वो काठ लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहाँ चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ है। यानी राजा का जो महल था वो लकड़ी से बना होता था, ऐसा बता रहा है मेगास्थनीज। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पद अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देंगे। अब बात करते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे था। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि मौर्य वंश यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की 345 ईस्वी के आसपास, और 345 से 150 ईस्वी पूर्व तक ये शासन रहता है। अशोक के बाद भी आगे भी शासन आएंगे, और लेकिन बताया जा रहा है कि अशोक एक प्रसिद्ध शासक था मौर्य वंश का। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में हैं। हम आपको बता दें, अशोक एक ऐसे शासक थे जो डायरेक्ट प्रजा से बात करने की कोशिश की अपने अभिलेखों के द्वारा। और एग्जामिनर ये भी पूछता है अक्सर एग्जाम में कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किस भाषा में थे। तो आपको पता होना चाहिए अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। किसमें थे? प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि में। इसके अलावा जो एग्जामिनर जो वनडे एग्जाम में पूछता है कि इंडिका बुक किसकी थी, इंडिका बुक थी मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के राज्य में नहीं था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक का दादा था उसके राज्य में वो राजदूत था मेगास्थनीज। उसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जिससे कि हमने आपको बताया था कि अंगरक्षक महिलाएं थी और राजा का खाना खाने से पहले खाना चेक होता था। ये सब मेगास्थनीज ने अपने इंडिका बुक में बताया। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी? अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जिसने मदद की थी मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जिसने तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। और उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के धनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं उस कलिंग के युद्ध का वर्णन। जो कलिंग का युद्ध है वो अब यहाँ बताते हैं हम आपको। अशोक का कलिंग का युद्ध। अशोक ने एक युद्ध लड़ा था 261 BC में, जिसके बाद वो उसका बिल्कुल युद्ध से मोहभंग हो गया था और उसने धम्म की नीति अपना ली थी। बात करें धम्म की, तो धम्म एक माध्यम था जिसके माध्यम से वो लोगों तक अपने विचार भेजता था, उस पर लिख कर, उसी को धम्म कहते हैं, जो कि बताता था कि नॉन वायलेंस में यानी अहिंसा में सब कुछ है। इस तरह से वो बताता था। हम बताते हैं आपको अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग है वो आज का जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने उसको जीतने के लिए, अशोक जो मौर्य वंश का शासक था, उसने उसको जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में अब वो कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन उस युद्ध में जो हिंसा और जो लोगों की मृत्यु हुई
उसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, हम ये कह सकते हैं। और उसने कहा कि मैं भविष्य में कभी अब युद्ध नहीं करूंगा। एक मिनट। हाँ, अशोक ने कहा कि अब मैं भविष्य में कभी युद्ध नहीं करूंगा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 261 बीसी में। किसने लड़ा कलिंग का युद्ध, तो कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। वहां से अशोक शुरू करता है अपनी धम्म नीति, यानी अब वो जनता से डायरेक्ट संवाद करता है धर्म के अनुसार, जगह जगह अपने धर्म लगाता है, यानी कि बताता है कि अब हिंसा में कुछ नहीं रखा, अब नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाता है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, और वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ये कह रहा है कि जो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद अपनी जनता को जो उपदेश देना शुरू किया, तो उसने ऐसे देना शुरू किया जैसे एक पिता अपने बच्चों को देता है। और उसमें किसी देवता की पूजा या कर्मकांड के बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी धर्म की। लेकिन वो जो अशोक था वो काफ़ी हद तक प्रेरित था बुद्ध के उपदेशों से। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। लेकिन उसके राज्य में जब इस तरह की हिंसा होती थी तो उसको पता था कि लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, इसलिए उसने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर लोगों को बताते थे, समझाते थे कि नॉन वायलेंस अहिंसा ही रास्ता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं और जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अशोक ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए कहाँ कहाँ दूत भेजे, तो आपको पता होना चाहिए अशोक ने भेजे सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका। जो आज बौद्ध धर्म जो बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, आज जो भारत के बाहर है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं अशोक को ही जाता है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ये आज हमने बताया आपको अशोक के बारे में, जो एनसीईआरटी में था काफ़ी हद तक हमने वो भी बताया और बाहर भी समझाने की कोशिश करी। अब बताते हैं हम कुछ अशोक के बाद क्या हुआ। यानी मौर्य साम्राज्य 185 बीसी के अंदर अंत हो गया। उसके बाद लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, आज से 2200 वर्ष पहले। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जैसे मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो मौर्य साम्राज्य के बाद कई छोटे छोटे राज्य उभरे। पश्चिमी तौर में उत्तर भारत में कुछ लोगों में करीब 100 साल तक हिंदुयन राज्यों का शासन रहा। इसके बाद में पश्चिमी और उत्तर तथा पश्चिमी भारत तक शक नामक मध्य एशिया लोगों का शासन भी स्थापित हुआ। आगे हम आपको फिर बताएंगे विस्तार से मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ। आज हमने आपको बताया मौर्य साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य में भी अशोक के बारे में, जो कि कक्षा 6 के इस एनसीईआरटी की बुक में था। हमने बताया आपको कि कैसे अशोक ने धम्म का प्रसारण किया, जिसमें उसने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका के दूत भेजे, और कैसे उसने धम्म की नीति कलिंग युद्ध के बाद अपनाई। और अशोक के जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। हमने आपको बताया एग्जाम में पूछ सकता है कि अशोक के लिपि किस भाषा में और किस लिपि में थे। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। हमने आपको बताया कि जो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है वो मेगास्थनीज की लिखी बुक इंडिका से मिलती है, और चंद्रगुप्त मौर्य की लिखी बुक अर्थशास्त्र से मिलती है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में राज्य में राजदूत था, जो कि सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अशोक के पिता कौन थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये अशोक के दादा थे। हमने आपको समझाने की कोशिश करी। हमारे आज के सेशन में इतने, जल्द मिलते हैं हमारे अगले एनसीईआरटी के सेशन में। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।